फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विषय थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये इनऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन भी पढ़ा है अभी, है ना, मतलब इससे पहले एक हाइड्रोजन और आता है, तो उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें कुछ रेडॉक्स का एप्लीकेशन था, तो मैंने उसको नहीं करवाया अभी। तो हम एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो आपकी 11th क्लास में है। ठीक है, तो पी ब्लॉक है। हाँ, जैसे एस ब्लॉक में हम क्या पढ़ते हैं, जो एस ब्लॉक में एलिमेंट आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं डिटेल में। ठीक है, और पी ब्लॉक में क्या करते हैं, हम पी ब्लॉक वाले पढ़ते हैं। तो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है, आपको पता है ना। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है ना। 13 से लेके 18 तक है पी ब्लॉक। तो 13 से लेके 18 तक है, उसमें 3 ग्रुप है वो आपके +1 में है, और 3 ग्रुप है वो आपके +2 में है। ठीक है, तो पी ब्लॉक हम यहाँ पे आधा ही करेंगे, मतलब हाफ पार्ट +1 में पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है वो हम +2 में करेंगे। तो एस ब्लॉक हमारे +1 में है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। वैसे तो इस चैप्टर का कनेक्शन है वो इनऑर्गेनिक एक चैप्टर से पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से है, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपने जो कुछ चीजें पढ़ी है वो यहाँ पे कुछ काम आने वाली है, और उसके बेसिस पे हम इस चीज को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं मैं, तो सबसे पहले एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि हम एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक एलिमेंट, और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट, ठीक है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में आता है। ठीक है, एस सबसेल में आता है, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। जिनका पी में आता है वो पी ब्लॉक के होते हैं, जिनका डी में आता है वो डी ब्लॉक के होते हैं, जिनका एफ में आता है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा ही होगा ना, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया था मैंने, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है पीरियोडिक टेबल का, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है, इनके एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का जो कंबाइन करके हम जो एलिमेंट्स बताते हैं उनको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रुप 1 की बात करूं मैं सबसे पहले। ग्रुप 1 में कौन आता है, लिथियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। देखो हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 में ही आती है ना, बट उसकी पोजीशन है ना, इसको हम ग्रुप 1 में वैसे पूरा कंसिडर नहीं करते। मतलब हाइड्रोजन क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 से मैच करता है, कुछ 17 से मैच करता है ना, तो यहाँ पे उसको ग्रुप 1 का एलिमेंट लेके यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का अलग से स्टडी करते हैं, उसके लिए अलग से चैप्टर है हाइड्रोजन आपका। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम जो भी मेटल्स है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल आती है, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, वैसे ग्रुप 2 में कौन से आएंगे, ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली, एल्कली मेटल। ठीक है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल।
ठीक है। तो एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। मतलब ग्रुप 1 की जो मेटल होती है, यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, है ना, मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, एल्कली सॉल्यूशन बनाती है ना। मतलब बेसिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है ये, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये एल्कली होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। ग्रुप 2 का है, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखो एल्कलाइन तो हाइड्रोक्साइड तो इनके भी एज ए एल्कली होंगे, मतलब ये भी वाटर के साथ करके रिएक्शन करके वही सॉल्यूशन बनाती है, बस सारी नहीं बनाती। बट इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलने का एक दूसरा रीजन भी है। देखो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO, मैग्नीशियम का है MgO, ठीक है, कैल्शियम का है CO, ठीक है। ये ऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्साइड होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब कोई भी मेटल है वो फ्री फॉर्म में नहीं होती, फ्री फॉर्म मतलब सिंगल अकेली नहीं, किसी के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं, जो कि एक तरह से ऑक्साइड आपको पता है बेसिक होते ही है मेटल के ऑक्साइड, है ना। तो ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हालांकि बेरिलियम को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल का दर्जा नहीं देते अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बताऊं क्यों, बता सकते हो कि बेरिलियम को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोलते, कोई रीजन बता सकते हो आप, कौन बताएगा बताओ, बेरिलियम को क्यों नहीं बोलते। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड पढ़ाए थे ना, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या बताओ बेरिलियम का ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, कोई बता सकता है बेरिलियम के ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है, शाबाश, ठीक है। बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना, एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक है। इसलिए इसको ना हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करते, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एनसीईआरटी की जब फर्स्ट पेज में देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो वहां पे ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ओके, अब देखो जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, नीचे नीचे, इसमें ग्रुप 1 में फ्रेंसियम और इसमें रेडियम, बताओ ये क्या होते हैं, बता सकते हो ये कौन से एलिमेंट होते हैं, ये कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट, ठीक है, जिनसे रेडिएशन है रिलीज होती है, ठीक है, और उनका धीरे धीरे क्या होता है, डिके होने लगता है, ठीक है, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव जो वेव है वो इनसे लगातार रिलीज होती है, ठीक है, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। फ्रेंसियम और रेडियम क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो बताओ क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लैब में उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं, बताओ मुझे, क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिस्ट्री इतनी सरल होती है जितनी हम सोचते हैं, क्या हम उसकी स्टडी कर सकते हैं इजीली, यस और नो, नहीं, बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ डील करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपको ना वो जैसे कुछ भी साइंटिस्ट काम करते तो ना बड़ा अच्छे से, जैसे कोरोना वायरस में जो जो हजामत सूट पहनते हैं ना कुछ डॉक्टर है, मास्क लगाते हैं, पूरा प्लास्टिक का अपनी बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है। तो वैसा एक तो वैसा करना पड़ता है, ऊपर से ना ये स्टेबल ही नहीं होते, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहते हैं। तो उनकी केमिस्ट्री के बारे में ना अभी बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाई, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है वो हम डिटेल में स्टडी नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ ये डेंजरस भी होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कोई चुरा न ले इसका भी खतरा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कई बार है ना बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी होती है ना, वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं से मंगाया जाता है ना, तो उसको ना पूरी Z+ सिक्योरिटी के साथ मंगाया जाता है, ठीक है। उसके आगे पीछे है ना, मतलब CRPF के जो भी फोर्सेज है वो लगी होती है, अदरवाइज है ना कोई उसको चुरा के है ना, मतलब उसको गलत यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन हैंग हो गई, हो रही है, ठीक है, कई बार नेटवर्क इश्यू हो सकता है। देखो फिलहाल तो देखो एक तरह से हम खाने की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी है। चलो आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था मैंने, एस ब्लॉक के एलिमेंट का, पी ब्लॉक के एलिमेंट का, है ना। देखो वो सब चीजें ना आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या होता है, NS1 होता है, क्या होता है, NS1 होता है, ठीक है। ग्रुप 1 का होता है NS1, ठीक है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, NS1, ठीक है। और ग्रुप 2 का क्या होता है, NS2 होता है, ठीक है। मतलब ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, और ग्रुप 2 में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, देखो मैं तरीका बताता हूँ। कौन से पीरियड में आता है, सेकंड में आता है ना, तो टोटल सेल कितने होंगे उसमें, 2, ठीक है। बताओ लिथियम में नोबल गैस कौन सी आती है पास में इसके पीछे, हीलियम, ठीक है, जस्ट क्लोज हीलियम आती है। तो क्या हो जाएगा, हीलियम एन की वैल्यू कितनी रखूंगा सेकंड पीरियड में, तो 2, तो हीलियम 2s1 हो गया ना। या 1s2 2s1 लिख दो तो भी सही है, या हीलियम 2s1 लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम 2s1। देखो ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई है पहले, ठीक है। लिथियम का क्या होता है, हीलियम 2s1 होता है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, है ना। ये 1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है ये, ठीक है ना। 2 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ सेल को बता रहा है। S किसको बारे में बता रहा है, S ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है ना, हाँ, सब सेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। सोडियम का क्या होगा, सोडियम में कौन सी नोबल गैस आ जाएगी, नियोन, है ना। एक सेल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, नियोन 3s1 हो जाएगा, है ना। एक एक सेल बढ़ाते जाओ, नोबल गैस अगली बनाते जाओ। पोटेशियम में कौन सी आ जाएगी, ऑर्गन, है ना, एक सेल और बढ़ गया तो 4s1 हो जाएगा, ठीक है। रूबिडियम का क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 5s1, ठीक है। सीजियम का क्या हो जाएगा, जिनोन 6s1, ठीक है। और फ्रेंसियम का क्या हो जाएगा, रेडोन नोबल गैस आ जाएगी और 7s1, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई बड़ी भारी उसमें दिक्कत नहीं है ना। आप सेल के हिसाब से देख लो, सेकंड पीरियड में आ रहा है तो नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 2, फिर कितने होंगे, 3, फिर कितने होंगे, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे, है ना। इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का क्या होगा, देखो कुछ चेंज नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दो, है ना। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, हीलियम 2s1 की जगह क्या आ जाएगा, 2s2, है ना, NH2 होता है ना, 2s2। मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का आ जाएगा नियोन 3s2। कैल्शियम का क्या आ जाएगा, ऑर्गन 4s2, ठीक है। स्ट्रोंशियम का क्या आ जाएगा, क्रिप्टन 5s2। बेरियम का क्या आ जाएगा, क्रिप्टन, फिर जिनोन 6s2, फिर रेडोन, रेडियम का रेडोन 7s2, है ना। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मोबाइल यदि हीट हो जाए और बीच में क्लास थोड़ी सी रुक जाए ना, तो आपको वहीं प्रेजेंट रहना है, ठीक है, ध्यान रहे, है ना। 2 मिनट में वापस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, पहली बात तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। बताओ एल्कली मेटल की वैलेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को देख के बताओ कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनपे कितना चार्ज रहता है, बताओ एल्कली मेटल पे। देखो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, लॉस ही करेगी ना, तो लॉस करेगी तो चार्ज +1 में आएगा, मतलब कितना चार्ज आता है, जितने भी एल्कली मेटल है कौन सा चार्ज आता है उनपे, यदि वो कंपाउंड बनाते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है, +1 रहता है, ठीक है। तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +1 होती है। एल्कली मेटल की कौन सी होती है, +1 होती है। तो बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होती है, इसमें इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, या इनकी जो वैलेंसी बोले वो +2 होती है, ठीक है, क्या होती है, +2 होती है। ये तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 10th में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो अब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, एक एक चीज को देखेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है, मतलब लिखवाता कुछ नहीं है, बस आप बोलते रहो, बस मैं आपको पूछता रहता हूँ। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ना, इनकी एटॉमिक रेडियस क्या है, ये सब के बारे में देखेंगे। देखो इस पहले हम इस चैप्टर में एल्कली मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, 50-50, ठीक है। पहले एल्कली मेटल के बारे में पूरा नॉलेज ले लेते हैं, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, है ना। बताओ एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, है ना, आयंस कौन सा बनाएगी, कैटायन बनाएगी। बताओ उनकी एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, टेल मी, है ना, पढ़ रखो ना पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। साइज क्या होती है, मतलब हम जब ग्रुप में देखते हैं, जनरली ग्रुप में ऐसा होता है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों,
क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। और नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, चाहे आप एटॉमिक रेडियस की बात करो, मतलब एटम की रेडियस देखो, या उनकी केटाइंस की रेडियस देखो, ठीक है, मतलब Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस हो, तो भी साइज क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर रहेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी। ओके ओके, दूसरी चीज बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा ना, रेडियस दोनों में टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम से आयनाइजेशन एनर्जी देखो, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कई बच्चे ना उनको बता देता हूँ मैं, जो नए बच्चे हैं। देखो मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है, सॉरी ये कोई एटम है ना, उसमें इस तरह से सेल है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे दो है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, किसी भी गैसियस एटम से, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन आप निकालना हो चाहे उसमें ऐड करना हो, गैसियस स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। एटम की कौन सी स्टेट होनी चाहिए, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। रिक्वायर्ड क्यों होगी, बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, ठीक है, अट्रैक्टेड है ना, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, आप एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आउटरमोस्ट सेल से निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो यदि आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली अट्रैक्टेड है, कब होगा, जब न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आप देखो साइज बढ़ते हैं हम, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ती है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, नंबर ऑफ साइज सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इंक्रीज होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से दूर चला जा रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ग्रुप में हमेशा टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। अब बताओ मुझे एक चीज पूछ रहा हूँ आपको, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, नितिका डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम है इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में कंपेयर करूं, पहले मैं एल्कली मेटल को ना बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करूं। जैसे मान लो आपके पास लिथियम है ना, सेकंड पीरियड में आता है ना, सेकंड पीरियड में आता है ना, सेकंड पीरियड में बहुत सारे एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। देखो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में बताओ, हाई होगी या लो होगी, बता सकते हो। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में हाई होगी या लो होगी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। हर्षदीप को क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पे। आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो लिथियम की क्या होगी, कम होगी ना, लिथियम की क्या होगी, कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि फ्लोरीन की इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनका साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, साइज कम होती है, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सीधी सीधी बात है। तो लिथियम की मतलब नोबल एल्कली मेटल की क्या होती है, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना, बिकॉज उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, ठीक है। मैं ये चीज दोबारा नहीं बताने वाला, ये ऑलरेडी है ना, मतलब मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा दिया है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यदि मैं टॉप टू बॉटम जाऊं तो साइज बढ़ रहा है,
हाँ, फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। बताओ सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट ग्रुप में किसकी होगी, या पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी, सबको पता है किसकी लो होती है, एल्कली मेटल की होगी लो। एल्कली मेटल में किसकी लो होगी, नीचे नीचे क्या आता है वैसे, फ्रेंशियम आता है ना, ऊपर क्या आता है, सीजियम आता है, ठीक है। तो वैसे फ्रेंशियम की सबसे लो होती है, बट फ्रेंशियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है ना, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, है ना। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप फ्रेंशियम को नहीं मानना है ना। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में फ्रेंशियम गिवन है तो आप फ्रेंशियम की लो मानोगे, है ना। अदरवाइज आपको किसको कंसिडर करनी है, सीजियम मानना है, ठीक है। तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाँ, सबसे लो होती है ना, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो, है ना। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, तो उसके बारे में हम उसको जिक्र कम करते हैं बिल्कुल। तो बस यही मुझे बताना था। अब देखो एक और चीज, एक आपके पास एल्कली मेटल है लिथियम, और आपके पास एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1 और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2। बताओ एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी लो होगी, मुझे ये बताओ आप। मतलब एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी लो होगी। यदि आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस में एनर्जी कम लगेगी, मुझे ये बताना है, ठीक है। बताओ, मतलब मान लो आपके पास एक एल्कली आ गई, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैल्यू आ गई, आप पता कैसे करोगे, ठीक है, किसकी लो होगी, कम होगी, ठीक है। तो देखो एल्कली मेटल, ध्यान दो, लिथियम और बेरिलियम, साइज किसका बड़ा है, साइज किसका बड़ा है, लिथियम का बड़ा है ना, साइज लिथियम का बड़ा है ना, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो साइज लिथियम का बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी किसकी कम होगी, लिथियम की कम होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो किसकी बड़ी होती है, लिथियम की तो छोटी होती है, और बेरिलियम की क्या होती है, बड़ी होती है ना, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाता है, ठीक है। बट यदि मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, ठीक है, बताओ किसकी ज्यादा होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या लिथियम की ज्यादा होगी, ठीक है, ध्यान दो, हाँ यही कॉन्सेप्ट है। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, है ना, ये निकाल दिया, देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे देंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद ये इसकी पोजीशन बचेगी, ठीक है। मतलब इसका तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हीलियम, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका क्या रहेगा, हीलियम 2s1। अब बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, देखो हीलियम है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, किसका कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, नोबल गैस का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से बचा है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये फुलफिल्ड ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है। बताओ कौन से में एनर्जी ज्यादा लगेगी, मैं ये कंसेप्ट करा चुका हूँ आपको आयनाइज एनर्जी में, ठीक है। आयनाइज एनर्जी में जब हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, बताया था ना। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है ना। उस टाइम पे आपको न्यूक्लियर चार्ज नहीं देखना, जस्ट पास पास है ना दो एटम, तो उनमें आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, है ना, वो लिथियम की क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड हो गया, है ना। और इसका क्या है अभी, मतलब इसका तो 2s1 है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकालते ये स्टेबल हो जाएगा, हाँ। ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी, इसमें लगेगी, ठीक है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी किसकी ज्यादा होती है, लिथियम की ज्यादा होती है, ठीक है, बेरिलियम से, ठीक है। बताओ एक और चीज मुझे ये बताओ, आपको मैंने पढ़ाया ना कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो छोटी होती है, सेकंड हमेशा बड़ी होती है, फिर थर्ड बड़ी होती है ना, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है ना, फर्स्ट है उससे सेकंड ज्यादा होती है, सेकंड से थर्ड ज्यादा होती है, हाँ। मुझे एक चीज बता, देखो यहाँ ध्यान से गौर करना, क्या लिथियम की फर्स्ट और सेकंड में हम गैप देखे, है ना, क्या इसकी सेकंड एनर्जी कुछ हद से ही ज्यादा होती है, मुझे ये बताओ। मतलब वैसे तो सेकंड सबकी ज्यादा होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लिथियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट से, मुझे ये बताओ, क्या ये सही है या नहीं है। मैं बोलता हूँ कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज वेरी मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यस और नो, यस व्हाई। देखो सेकंड में क्या हो रहा है, फुल फील्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, फुल फील्ड आ रहा है ना। यदि फुल फील्ड नहीं होता तो भी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो लिथियम की ज्यादा होती है, ठीक है, फर्स्ट से। मतलब मैं बेरिलियम से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं दो एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी देखो मान लो इधर समझ लो, ठीक है, पर आप बेरिलियम को छोड़ दो इधर, देखो लिथियम की बात करते हैं ना। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s1, है ना।
अब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, है ना, ये इजीली निकल जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या हो जाएगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा। तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है ना, बहुत कम होती है ना, एल्कली मेटल की बहुत कम होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बट सेकंड की बात करें हम, यदि मैं Ie2 की बात करूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन इस फुल फील्ड में से निकालना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो सेकंड क्या होती है, हाई होती है। तो ध्यान रहे अल्कली मेटल की यदि आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या तरीका है उनको रिकॉग्नाइज करने का। अल्कली मेटल की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वेरी लो होती है, और जो सेकंड होती है वो वेरी हाई होती है, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा गैप होता है, ध्यान रहे, ठीक है। बट यदि मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपेयर करूं तो फर्स्ट तो किसकी ज्यादा होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की, और जो सेकंड किसकी ज्यादा होती है, वो एल्कली मेटल की ज्यादा होती है। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो जैसे मान लो मैं आपको एलिमेंट दे दूं पी और क्यू, हाँ दो एलिमेंट है, पता नहीं कौन सा एल्कली है कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, आपको I1 और I2 की वैल्यू दे दी मैंने। I1 है 540, ठीक है, और इसकी I1 है 700, ठीक है, I2 इसकी है 2000 और इसकी I2 है 400। बताओ इसमें से एल्कली मेटल कौन है और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, बता सकते हो? मुझे यही समझाना था आपको। बताओ एल्कली मेटल कौन है और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, पी और क्यू में से बताओ मुझे। पी और क्यू दोनों में से एक एल्कली है, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैसे पता करोगे? देखो इजीली पता कर सकते हो, मैंने बताया था ना कि एल्कली मेटल की फर्स्ट तो क्या होती है, लो होती है ना, देन एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो देखो इसकी फर्स्ट एनर्जी क्या लो है, इसकी हाई है ना, तो ये एल्कली हो गया, ये एल्कलाइन हो गया, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ पूरा, ठीक है। देखो ध्यान दो सेकंड वाली, देखो सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की क्या वेरी हाई है, ठीक है, 2000 आ गई, है ना, और इसकी क्या है, कम है, ठीक है। तो आपका ये पी क्या है, एल्कली है, और क्यों क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके नेक्स्ट, ये तो होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मेटेलिक करेक्टर की, मेटेलिक करेक्टर की मतलब आप बताओ मुझे सबसे अच्छी मेटल कौन सी होती है, आप किसको मानते हो मेटल सबसे बढ़िया कौन सी मेटल होती है, मेटेलिक करेक्टर किस में ज्यादा होते हैं? हाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो फर्स्ट है वो ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है एल्कली से, बट सेकंड है वो एल्कली की ज्यादा होती है। देखो मेटेलिक करेक्टर का क्या मतलब है बताओ, आपको बोल दे आपके पास ए और बी दो मेटल है ना, क्या मेटल को हम ऐसे देखते हैं कि कौन हार्ड है कौन कितना टफ है? देखो मेटेलिक करेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट किस चीज का रहता है, रोल किस चीज का रहता है, सबसे बढ़िया मेटल कौन से होते हैं, ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी कर दे, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाए, जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी करे, ठीक है, वो क्या होते हैं, अच्छे मेटल होते हैं, ठीक है। बताओ मुझे कि एल्कली मेटल की बात करूं मैं, बताओ एल्कली मेटल अच्छे मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल अच्छे मेटल है, यदि मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करूं? एल्कली मेटल बढ़िया मेटल है ना, क्योंकि एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लॉस कर देते हैं ना, उनको एक ही इलेक्ट्रॉन देना होता है ना। एल्कली मेटल है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हम, एक ही निकालते हैं, है ना। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एल्कली मेटल की बहुत कम होती है, ठीक है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो ध्यान दो, जैसे आपके पास एक लिथियम है और एक बेरिलियम है, अब लिथियम में से तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लो है फर्स्ट तो बिल्कुल। अब बेरिलियम की बात करें उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, मतलब आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल दो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो उसमें हम दोनों का सम करेंगे I1 प्लस I2, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें एक से ही काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड है ना, जब निकालना हो तभी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जनरली ये एक ही इलेक्ट्रॉन देती है, वो तो जबरदस्ती निकालेंगे ना। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एल्कली मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर है वो डिसाइड होता है कि कौन सी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करती है, ठीक है। तो जल्दी लॉस कब करेगी, जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा। बताओ पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? टेल मी, बता सकते हो? टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, इंक्रीज
ठीक है, शाबाश। ठीक है, मेटलिक करेक्टर क्या होते हैं? एमपीज होते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल वाली बातें हैं, कुछ अभी तो कुछ नया नहीं है ना, वो सभी चीजें आ रही है। एक मिनट, नेक्स्ट चीज बात करें, मेटलिक करेक्टर के बाद अगला पॉइंट आता है। क्यों क्यों रवनीत? बैटरी तुम्हारी चार्ज होनी चाहिए ना, ये तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं रखते हो क्या? नेक्स्ट है फोर्थ, फिजिकल स्टेट। ठीक है, देखो फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट का मतलब है वो मेटल दिखती कैसी है। ठीक है, जो एल्कली मेटल होती है ना, वो क्या होती है? एक तो सॉफ्ट होती है ना, इसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है और दिखने में सिल्वरी वाइट होती है। क्या होती है? सिल्वरी वाइट होती है ना, डेंसिटी लो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश दमनदीप, तुम शायद नहीं आई हो, फिर भी तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। सॉफ्ट होती है और सिल्वरी वाइट होती है, मतलब चांदी जैसे कलर की दिखती है आपको, है ना। हाँ, एक और चीज देखो, हर मेटल क्या करती है, अब एटम्स को अरेंज करके, ठीक है, एक लेटिस बनाती है। मतलब जैसे आयरन की रोड उठा लो आप, ठीक है, उसमें मेटल के एटम क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है? एटम है तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे पास पास। ठीक है, इस तरह से क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है ना, इस तरह से। और जो बीच में जो खाली जगह होती है ना, ये है ना, इसको बोलते हैं वॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस। ठीक है, ये मेटल लेटिस होता है ऐसे। ये तो मैंने थोड़ा सा ही पार्ट बनाया, ये 3D में होता है एक्चुअली में ना, इसके ऊपर और लेयर आती जाती है, एटम्स का इस तरह से अरेंजमेंट होता रहता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की लेटिस स्ट्रक्चर होती है, इनके बारे में ना आप +2 में पढ़ोगे। कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? +2 में एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, वहां पे इनके बारे में पढ़ोगे, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, कि अलग अलग टाइप की लेटिस है, उनके अलग अलग नेम कैसे होते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे बीसीसी, एचसीपी। ठीक है, तो एल्कली मेटल होते हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? रूम टेम्परेचर पे एल्कली मेटल, रूम टेम्परेचर मतलब 25 से लेके 30 डिग्री, है ना, मतलब अराउंड रूम 20 से 30 मान लो आप, ठीक है, या 40 मान लो, ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं आता। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? बीसीसी बनाते हैं, है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं लेटिस। नाम क्या होता है बीसीसी का फुल फॉर्म? बॉडी, बी का मतलब बॉडी, सी का मतलब सेंटर्ड, है ना, और सी का मतलब क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्यूब, है ना। तो देखो बॉडी सेंटर्ड दिखती कैसी है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। बस नाम ध्यान रखना आपको अभी फिलहाल, उसके बारे में कोई और जरा इन्फॉर्मेशन नहीं ध्यान रखनी, बस एक बार समझने के लिए आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो बॉडी सेंटर्ड इस तरह से होती है ना, ध्यान से देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को। एक क्या है? सेंटर में बिल्कुल क्यूब को मानो आप, ठीक है, एक क्यूब को अपने दिमाग में सोचो। क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, है ना, उन कॉर्नर्स पे एक एटम रखा हुआ है ना, और एक एटम कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और सारे एटम अब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनके क्यूब के सेंटर को आप मिलाओगे, ठीक है, तो मतलब सॉरी, जो एटम के जो सेंटर को आप मिलाओगे तो ये क्यूब टाइप का दिख रहा है आपको, बिल्कुल, है ना, ये ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से देखो क्यूब टाइप का बन रहा है। ठीक है, और एक सेंटर में आपको एटम दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी, है ना। तो ये लेटिस स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये तो एक पर्टिकुलर मैंने छोटा सा क्रिस्टल बनाया है, ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसके लेफ्ट में राइट में ऐसी स्ट्रक्चर चलती रहती है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? बॉडी के सेंटर में क्या होता है? क्यूब होता है, सॉरी एटम होता है ना। एक क्यूब मान लो आप, क्यूब के 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है ना, और क्यूब का जो सेंटर है, क्यूब का सेंटर कौन सा होता है? जो डायगोनल होते हैं ना उनके, है ना, जहाँ पे कट करे, ठीक है, उस पॉइंट पे भी क्या रखा है? एक एटम रखा है। ठीक है, तो ये बॉडी सेंटर्ड इस तरह से बनती है। बॉडी का मतलब बॉडी के सेंटर में ना, बॉडी के सेंटर में कोई एटम आ रहा है, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो आ ही रहा है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल क्या होती है? बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर बनाती है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आप +2 पढ़ोगे, यहाँ इनका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है,
बट ध्यान रखना जो लिथियम होती है ना, लिथियम होती है वो लो टेम्परेचर पे, यदि आप टेम्परेचर लो हो जाए, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये 0 1 कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है, ये बस ऐसे ही है, मैंने कहीं से मतलब इमेज ली आपको समझाने के लिए, है ना, ये नहीं देखना ऊपर वाला, देखना डब्लू वाला, ठीक है। जो लिथियम होती है वो लो टेम्परेचर पे कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, HCP बनाती है, ठीक है। उसके बारे में देखो, HCP मतलब फुल फॉर्म ये होता है HCP का, लिथियम है वो टेम्परेचर यदि लो कर दे, लो टेम्परेचर पे कौन सी स्ट्रक्चर बदल जाती है, HCP। H का मतलब होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, C का मतलब क्लोज, P का मतलब पैकिंग, मतलब उसमें एटम्स अपन में अरेंज करके हेक्सागोनल की तरह पैक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो बस आप नाम ध्यान रखो इनका कि BCC है वो रूम टेम्परेचर पे बनती है ना, सारी बनाते हैं। बट लो टेम्परेचर पे आपकी लिथियम है वो HCP भी बनाती है, बाकी मेटल तो BCC रहेगी, ठीक है। लिथियम क्या हो जाती है, HCP में चेंज हो जाती है, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं इस चीज को, ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में है ना, इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, पांचवा पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP, ठीक है। देखो ध्यान रहे, ना तो आपको मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू याद करनी है, ऐसे याद, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उनकी सबके लिए रट लो, रटना नहीं है, बस समझो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है ना, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बताओ, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सब जानते हैं, और जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट आखिर किस चीज पे डिपेंड करता है, मुझे ये बताओ आप, आपका क्या आंसर होगा, बताओ। मेटल में मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा, बॉन्डिंग पे बेसिस पे, कौन से पे, बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, कौन सी, मेटेलिक बॉन्डिंग, हाँ पैकिंग तो ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। देखो, यदि मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, यही है ना आउटर मोस्ट में। जबकि एक डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, डी में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक रखते हैं, देखो जैसे आयरन की बात करें, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, ऑर्गन 3d6 4s2, है ना। तो डी वाली में, डी ब्लॉक की मेटल में डी में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं और एस में भी आते हैं, ठीक है। जबकि एस ब्लॉक की मेटल में सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या होगी, बढ़िया होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो डी ब्लॉक की मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है बिकॉज उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डी और एस दोनों में आते हैं। जबकि एस ब्लॉक के एलिमेंट पे, एस ब्लॉक के एलिमेंट पे ओनली एंड ओनली एस में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहां पे वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इनके एमपी और बीपी होते हैं, ठीक है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एस ब्लॉक के, वो लो होते हैं, लो एमपी एंड बीपी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण, है ना। अब बताओ, आप बताओ मुझे, एल्कली मेटल या हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ठीक है, आप जनरल टेंडेंसी बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, हाँ बिल्कुल, एल्कली मेटल के कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं देन डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। क्यों कम होते हैं, बिकॉज उसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे, आओ देखो ध्यान से, ठीक है, डिक्रीज होगा, क्यों होगा देखो, हाँ शाबाश, साइज इंक्रीज हो रही है, देखो ध्यान से, देखो इसको अच्छे से समझो, जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो छोटे छोटे पार्टिकल है वो अच्छा लेटिस बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना, उसमें क्लोज पैकिंग बहुत बढ़िया होती है ना, वॉइड स्पेस बहुत कम रहता है ना, बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं, है ना, बहुत कम स्पेस बचता है। आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो सेल बढ़ जाता है ना, तो साइज बढ़ जाएगी ना, तो साइज बढ़ने से क्या होगा, पैकिंग इतने से अच्छे से नहीं होगी, पैकिंग है वो क्या हो जाएगी, हाँ कर लो रिकनेक्ट अर्शदीप, ठीक है, तो मेरा स्पेस ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। मतलब पैकिंग होती है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। देखो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज है वो बढ़ रही है, साइज बढ़ने से क्या होगी, पैकिंग है, आपस में एटम्स की जो पैकिंग है
वो क्या हो रही है, कम हो रही है, पैकिंग कम हो रही है ना, तो इतना अच्छे से अरेंज नहीं हो रहे वो, ठीक है। तो एमपी एंड बीपी क्या हो रहे हैं फिर, एमपी और बीपी क्या हो रहे हैं, अल्कली मेटल में डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल में जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, है ना। इंक्रीज इन साइज के कारण जो पैकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये बस चीजें आपको ना मतलब एक तरह से स्टोरी टाइप में पढ़ना है, ठीक है, एक तरह से समझ के रट्टा लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो इजीली, ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया आपके 5 पॉइंट हो गए। 6 जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें। एक मिनट, 6 प्रॉपर्टी है अपनी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी और हीट, एंथैल्पी और हीट, एंथैल्पी और हीट एक ही बात है, ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए एच से, है ना। आपने देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो आप, एंथैल्पी का क्या सिंबल होता है, डेल्टा डेल्टा एच, है ना। यहाँ पे मैं ए लगा दूं छोटा सा, ठीक है, तो एटमाइजेशन को बताएगा ये, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन। देखो ये क्या होती है, ध्यान दो इधर, है ना। देखो कुछ नहीं है, मतलब नाम ही बड़ा है ना, मतलब है चीज बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, आप समझ सकते हो इजीली, है ना। देखो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या होती है, जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल लेटिस है, ठीक है, मेटल का जो सॉलिड स्टेट का जो लेटिस है, मैं इसे दिखा रहा हूँ, इसमें से पैक होंगे एटम्स, बस इतना ही बना देते, है ना। ये सॉलिड स्टेट में, ये क्या है, मेटल लेटिस है, लेटिस है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो बताओ, इसको मैं जब गैस स्टेट में चेंज करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी बताओ, यदि मैं उसको ब्रेक करके गैस में चेंज कर दूं, ठीक है, तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी या मतलब लेनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी सप्लाई होगी या रिलीज होगी, इसको मैं गैस स्टेट में चेंज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेटेलिक बॉन्ड है ना, जो एटम एटम की चीज में जो मेटेलिक बॉन्ड है उनको ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी, जब मैं एनर्जी उसको दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, एटम्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, है ना, और गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में ना, गैस बदल जाएगा, मेटल सॉलिड से किस में चला गया, गैस में। बस ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो एक मेटल लेटिस को मेटल गैस में चेंज करने के लिए काम आती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आपको सप्लाई करनी पड़ती है, एक मिनट, अरे मेटल लेटिस बताया तो ना, मेटल लेटिस का मतलब क्या है, मतलब मेटल में जो एटम होने वो पास पास अरेंज हो जाते हैं। हर्षदीप रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज नहीं आ रही, हर्षदीप, हर्षदीप कुमारी है ना, कोर है ना, कोर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो रही है, कहीं का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, देखो आ जाएगी आवाज, समझ लो। मान लो आपके पास कोई, देखो मैं स्क्रीन से शेयर करके दिखा देता हूँ आपको, इसी चीज से आप समझ लो, मतलब आपको स्क्रीन बहुत बढ़िया लगती है, एक मिनट, आ जाएगी भैया, आ जाएगी, समझ लो। देखो ये आपका देखो एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ना, हाँ लीव कर लो फिर आ जाना, ठीक है, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा, वापस नहीं है तो देख लेना। देखो ये जो मेटल लेटिस स्ट्रक्चर है, आप दिख रही है ना आपको, है ना, लेटिस क्या होता है, जिसमें एटम है वो क्लोजली पैक्ड होकर इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं, ये लेटिस है, ठीक है। अब देखो मतलब इसका, इसको मैं गैस स्टेट में चेंज करूंगा, इसका मतलब मैं लेटिस ब्रेक करूंगा, है ना,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेटल एटम्स के बीच जो मेटेलिक बॉन्ड है ना, जैसे मान लो ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है ना। इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी, वही क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। बताओ, एक एलिमेंट में यदि मेटेलिक बॉन्ड अच्छे होंगे तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ। यदि मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी या कम होगी, बताइए मुझे। ज्यादा होगी, सीधा सीधा कंसेप्ट है। बताओ, एक डी ब्लॉक की मेटल और एक एस ब्लॉक की मेटल, दोनों में से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी ज्यादा होगी, किसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे बता सकते हो। डी ब्लॉक वाले, बिकॉज वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब देखो, मैं डेफिनेशन भी आपको बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए मेटल लेटिस इनटू गैसियस एटम। मतलब एक मेटल लेटिस है 1 मोल, उसको गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट आपको सप्लाई करनी पड़ती है या जो रिक्वायर्ड होती है, वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटेलिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मुझे आप बताओ, एल्कली मेटल की एटमाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, बता सकते कि नहीं बता सकते। देख लो, साइज के हिसाब से देख लो, पैकिंग के हिसाब से देख लो, एल्कली मेटल की एटमाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, बताओ। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो पैकिंग बढ़िया है या वीक है, मुझे ये बताओ। पैकिंग है वो कैसी है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़िया है, पैकिंग बढ़िया कैसे है, अरे बढ़िया तो तब होती है जब एटम छोटे छोटे होते हैं। आप है ना, एक रूम आपके पास, मान लो रूम एक क्यूब है ना, उसके अंदर आप एक तो क्रिकेट की बॉल को अरेंज करो, एक आप फुटबॉल की बॉल को अरेंज करो, ज्यादा अच्छी सी पैकिंग कहाँ पे आएगी, क्रिकेट वाली बॉल में आएगी, है ना, कम स्पेस बचेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, एलिमेंट का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पैकिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। मतलब पैकिंग तभी बढ़िया होगी, ठीक है, जब आपका एलिमेंट का साइज क्या हो, छोटा हो, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज, है ना। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ध्यान दो, टॉप टू बॉटम जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने से पैकिंग है, जो लेटिस की जो पैकिंग है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है डेल्टा एच, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो यह है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट चीज देखो, डेंसिटी, 7th पॉइंट हमारा, डेंसिटी। एक लड़के ने बोला था इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, बोल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जैसे टॉप टू बॉटम आने पर ये एटमाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, हाँ, वो इसकी वजह से होती है क्योंकि पार्टिकल हैं वो बड़े होते जाते हैं और उसको हम कम हीट से उस गैस स्टेट्स में ला सकते हैं। हाँ, बस यही तो बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। फिर हैंड राइज क्यों कर रहा है, ये तेरे को पता है तो हैंड राइज क्यों कर रहा है। सर मैं कंफर्म कर रहा था सर। हाँ, कर लिया कंफर्म, ठीक है, ओके। हाँ, नोट्स में लिखा हुआ है, वहां पे पूरा कंफर्म हो जाएगा, और भी, ठीक है, सारी चीजें। देखो, थैंक यू सर। डेंसिटी का क्या मतलब है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, हम बाकी मेटल्स के साथ कंपैरिजन करें, डी ब्लॉक की इन मेटल के साथ कंपेयर करूं, मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है। एक आयरन रोड की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, ये तो हम जानते हैं ना, हमें ऑलरेडी पता है, वी नो। बट इसका लॉजिक ढूंढ सकते हो आप, मुझे ये बताओ। देखो, एक्चुअली क्या होता है, आपकी एल्कली मेटल की जो साइज होती है ना, एल्कली मेटल की साइज रेडियस होती है, वो डी ब्लॉक वाले से रेस्पेक्टिवली जो पीरियड होता है वो ज्यादा होती है ना, एल्कली मेटल की साइज बड़ी होती है, ठीक है। तो साइज बढ़ने से उनका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr3, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बताओ डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैं बाकी मेटल से कंपेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है, बाकी मेटल से कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। तो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये तो अब बाकी मेटल से हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एल्कली मेटल की डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है, ड्यू टू लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम। बट अब यदि मैं इन 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 खुद में ही कंपेयर करूं, है ना, यदि मैं एल्कली एल्कली मेटल में कंपेयर करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास को भी देखना पड़ेगा, है ना, मतलब मास को भी देखना पड़ेगा,
ठीक है। बाकी में तो मास अच्छा होता है, मतलब ज्यादा होता है मास डी ब्लॉक की मेटल का, तो ठीक है, वो भारी होती है, ठीक है। तो मास की बात करें तब मास को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तब आपका ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ये कुछ रिजल्ट्स है डेंसिटी के जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखे है, रटना किसी को भी नहीं है ना, ये वैल्यू नहीं याद रखनी है। बताओ डेंसिटी क्या हो रही है टॉप टू बॉटम जाने पे, मुझे ऑर्डर बताओ डेंसिटी क्या हो रही है लिथियम की 0.5 0.9 है ना, फिर 0.8 फिर 1.5 थी है ना। डेंसिटी जनरली टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। क्योंकि है ना, आप देखो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम जाने, बट मास भी तो बढ़ रहा है ना, जो आपका मेटल है वो भारी भी तो हो रही है ना, ठीक है। तो डेंसिटी वो टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि पोटेशियम की डेंसिटी होती है वो सोडियम से क्या होती है, कम होती है ना। अब इस एक्सेप्शन का कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान देना। एक्सेप्शन को आपको क्या करना है, एक्सेप्शन के साथ ही ट्रीट करना है। इसका लॉजिक होता है तो मैं आपको बता देता, यहाँ पे लिखा देता, बट कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये है तो है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ इसका मुझे आंसर देना। मैं बोल रहा हूँ एल्कली मेटल की डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाने पे ऑलवेज इंक्रीज होती है, क्या राइट और रॉन्ग, बताओ। डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल ऑलवेज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑलवेज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट है, ऑलवेज इंक्रीजेज। जब ऑलवेज आ गया तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन भी है बीच में। देखो पोटेशियम की क्या कम है, सोडियम की ज्यादा है, बट जनरली बोल दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जनरली, ठीक है। जनरली आ गया मतलब उसमें जनरली टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। बट ध्यान रहे ऑलवेज नहीं होती, ठीक है। राइट लिखना पड़ेगा, लिखना क्या है भाई, बस बता दिया ना। डेंसिटी क्या होती है, ऑलवेज, एक ऑलवेज वर्ड है ना, ऑलवेज नहीं होती इंक्रीज, ठीक है। नहीं सोडियम बिलो नहीं होगा, बट नहीं मैंने क्या किया है, डाटा लिखा है, ठीक है। बिलो होगा, सोडियम की ज्यादा होती है, बस मैंने कुछ डाटा लिखा है, आपको वहां से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस चीजें बता रहा हूँ, वो आपका काम है, आपके माइंड में आप कैसे रखते हो, आप सोडियम को ऊपर करते हो या पोटेशियम को नीचे करते हो। मैं डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, और उन डाटा के हिसाब को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, ठीक है। ऑलवेज नहीं होती, बीच में एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एट प्रॉपर्टी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पता ना आपको, पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में या फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये मेटल है की सरफेस है ना, ये मेटल की सरफेस है या ये मेटल है ना। हम क्या करते हैं, कोई लाइट सोर्स लाते हैं, क्या लाते हैं, लाइट सोर्स है ना, कहीं से भी, ठीक है। उसके ऊपर क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं या लाइट डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो एनर्जी कितनी डाली मैंने, एच न्यू, है ना। एच न्यू एनर्जी इसके ऊपर गिराई। बताओ मेटल से क्या बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, यदि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो। यदि आपका मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आएंगे, आउटर मोस्ट सेल से आएंगे, है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन का मास है m, उसकी वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी स्पीड से भागेगा वो, हाफ m v स्क्वायर, है ना। मैंने इलेक्ट्रॉन का मास और उसकी वेलोसिटी लिखती है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना। मतलब क्या हुआ, आपने मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने जितनी एनर्जी इसकी सरफेस के ऊपर डाली है उतनी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो जाएगी क्या, मुझे ये बताओ। क्या वो 100% काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी या उसका कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट है वो लॉस हो जाएगा, बताओ क्या बता सकते हो इतना। ये आपने पढ़ा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बताओ उस लॉस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब इतना उसको काम करना पड़ेगा, लाइट को इतना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, फाई, है ना। इसको फाई से डिनोट करते हैं हम, है ना। कितनी वैल्यू होती है उसकी, यदि मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, उसकी वैल्यू होती है एच न्यू नोट। क्या होती है, एच न्यू नोट, ठीक है। तो देखो है क्या, सीधी सीधी बात ही है, यदि आपने एच न्यू एनर्जी सप्लाई की, है ना, उसमें कितना पार्ट तो वर्क फंक्शन में काम आ जाएगा, एच न्यू नोट, है ना।
अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इतना तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और जो बची हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आपने पढ़ रखा भी होगा ये, है ना। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू क्या है, आपने जो एनर्जी इंसिडेंट की वो वाली है, ठीक है। एच न्यू नॉट क्या है, जो वेस्ट हो गया ना, जो काम कर लिया, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, एक मेटल के ऊपर आप लाइट डालोगे तो ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन ना फटाक से बाहर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी वहां पे देनी पड़ेगी। वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एच न्यू नॉट, है ना। और जो बची हुई एनर्जी है वो लेके इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, देखो मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मुझे ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आएंगे या लेट बाहर आएंगे, बहुत गलत बोल रहे हो आप। अरे भाई टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप तो साइज क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। आप थोड़ी सी लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहर, ठीक है। तो एल्कली मेटल क्या होती है, फोटोसेंसिटिव होती है ना। मतलब जैसे ही आप लाइट डालोगे उस पे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। बट लिथियम है वो इतना फोटोसेंसिटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बाकी से क्या होती है, जरा होती है, ठीक है। तो कुल मिला के आज के लेक्चर में बस इतना ही है। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने सबसे पहले एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में समझा, है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, ठीक है। फिर हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की, फिर हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात की, फिर हमने उनकी कुछ फिजिकल अपीयरेंस की बात की, फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, ठीक है, डेंसिटी की बात की, है ना। तो ये सब चीजें ना कॉमन चीजें हैं ना, आपको ये सब आनी चाहिए, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अरे जल्दी बाहर आएंगे तो डिक्रीज कैसे होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, यदि आप फोटॉन्स डालो लाइट के, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर कब आएंगे, सीधी सीधी बात है, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जब काम कम करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। वर्क फंक्शन कब होगा, जब एच न्यू नॉट, तभी वो जल्दी बाहर आएंगे वैसा ही, ठीक है। डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज होगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है आप फोटोन डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, मतलब बाहर कब आएंगे इलेक्ट्रॉन जल्दी, जब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो हो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप अच्छे से पढ़ना, बाकी आप गैसीय स्टेट की तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, सी यू सून।